नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिमिता। दोस्तों, हमने हॉरर मूवीज में कई तरीके के घर देखे हैं। कुछ हॉन्टेड होते हैं और कुछ जिनके अंदर सैटेनिक रिचुअल्स किए जाते हैं। लेकिन आज जिस घर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि इस घर में कई राज छुपे हैं। और इसी पे बेस्ड है हमारी आज की मूवी, जो कि है रूमा केंतांग, की 2019 में आई इंडोनेशियन हॉरर मूवी है, जिसे डायरेक्ट किया है रिजाल मोटवानी ने, जिन्होंने कुंतिलाना को डायरेक्ट किया है। दोस्तों, रूमा केंतांग का मतलब होता है पोटैटो हाउस। IMDb पे इस मूवी की रेटिंग 5 है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। दोस्तों, कहानी सन 1958 बंदुंग से शुरू होती है, जहां हम आलू के खेतों के बीच में एक घर बना हुआ देखते हैं, जहां पे हम एक कपल को देखते हैं जो बहुत घबराया और हड़बड़ाया हुआ था और वो इस घर को तुरंत छोड़ के जाना चाहता था। और उसकी वाइफ को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है और वो घर में बने एक गलियारे की तरफ जाती है, जहाँ से एक आलू लुढ़कता हुआ उसके पैरों के पास आके रुकता है, जो सड़ा हुआ था और उसमें कई कीड़े लगे थे। और जब वो नीचे जाके देखती है तो उसका पूरा घर आलू से भरा हुआ था। और तभी उसके पीछे से उसे एक शैतान दिखता है जो काफी लंबा होता जाता है। ये देखकर वो डर के मारे वहाँ से भागती है, लेकिन वो शैतान पर्दे से उसका गला घोट के उसे जान से मार देता है। और उसकी चीख उसके हस्बैंड को सुनाई देती है, जो दौड़ता हुआ नीचे आता है। तभी उसे अपनी पत्नी के हाथों के निशान दिखते हैं, जिसे घसीटते हुए बाहर ले जाया गया था। और जब वो उसे देखने जाता है तो बाहर बने वेयर हाउस से उसे आवाज आती है। अंदर जाने पे हम देखते हैं कि वहाँ बहुत बड़ा बर्तन रखा होता है और उस बर्तन से वही शैतान निकल के आता है, जो उस आदमी को भी जान से मार देता है। अब कहानी जकार्ता 1983 में आती है, जहां हम एक कपल को देखते हैं जो कि है एड्रियन और सोफी। एड्रियन एक नॉवलिस्ट है और सोफी उसकी ड्राइंग्स बनाया करती है। एड्रियन ने उन लोगों का इंटरव्यू लिया था जिन्होंने सुपरनैचुरल थिंग्स एक्सपीरियंस करी थी, और इसी को उसने अपनी नॉवेल पे लिखा था। लेकिन ये नॉवेल ज्यादा बिकती नहीं है। यहाँ उसका पब्लिशर उससे एक नई हॉरर स्टोरी लिखने को कहता है जो कि उस एरिया में हुई हो, और वो एड्रियन को खुद जाकर ये सब महसूस करने के लिए कहता है। अब सोफी एड्रियन को ये सजेशन देती है कि वो लोग बाली में जाके इस नॉवल को लिख सकते हैं, क्योंकि बाली में ऐसी कई क्रीचर्स की स्टोरी मिल जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि एक बुक नीचे गिरती है। दरअसल वो एक एल्बम था जिसमें सोफी के बचपन की फोटो थी, और यहीं से एड्रियन को ये आइडिया आता है कि उसके नॉवेल की इंस्पिरेशन के लिए सोफी के बचपन के घर से अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती। यहाँ पे हम एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिनका नाम है वाक। लेकिन सोफी उस घर में वापस जाना नहीं चाहती थी, लेकिन एड्रियन के कहने पे वो मान जाती है, और अब ये पूरी फैमिली विला की तरफ निकल जाते हैं। दोस्तों, एड्रियन और सोफी के 3 बच्चे हैं, नीना, नाला और बायू। यहाँ हमें पता चलता है कि बायू घोस्ट को देख सकता है। तभी बीच रास्ते में अचानक से इनकी कार के सामने एक आदमी आता है जो इन्हें कुछ सामान और तावीज खरीदने के लिए कहता है, जिसे खरीदने के लिए ये लोग मना कर देते हैं। तभी आदमी इन लोगों को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये लोग यहाँ पे नए हैं। और इस आदमी का नाम है ददंग। जिसके बाद ये लोग उस घर में पहुँच जाते हैं जो कि काफी बड़ा था। यहाँ इन्हें घर की हाउसकीपर मिसेस डार्टी मिलती हैं, जो सोफी के माता पिता के बाद उस घर की देखरेख करती हैं। यहाँ हम बायू और नीना को देखते हैं, और नीना अपने रूम में चली जाती है। तब बायू को एक आवाज सुनाई देती है जो कि घर के उसी गलियारे से आ रही थी जहाँ पे स्टार्टिंग में हमने उस औरत को खड़ा हुआ देखा था। तभी बायू को वहाँ कोई खड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन उसे वो धुंधला सा दिख रहा था, जो एक पल बाद गायब हो जाता है। और तभी बायू के पास एक आलू लुढ़कता हुआ आता है जिसमें लिखा होता है कि क्या मेरे साथ खेलोगे, जिसे देखकर बायू बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी बहन नीना को बुलाता है और उसे बताता है कि कोई उसे उसके साथ खेलने के लिए कह रहा है। लेकिन नीना उसे दिखाती है कि वहाँ कोई नहीं है। दोस्तों, यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस कपल को हमने देखा था वो सोफी के माता पिता थे, जो अचानक से बिना किसी सबूत के उस घर से गायब हो गए थे, और सोफी को अपने माँ बाप की बॉडी तक नहीं मिली। सोफी अपने परिवार के साथ वापस वही नहीं होने देना चाहती थी जिस पे एड्रियन उसे संभालता है। अब ये तीनों बच्चे वाक के साथ पोटैटो फार्म में जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बायू आलू पे कोई ड्राइंग बना रहा था। वो बताता है कि उसने वेयर हाउस की तरफ एक बच्चे को खड़ा हुआ देखा था और वो उसी की ड्राइंग बना रहा है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था।
तभी वेयरहाउस के दरवाजे को खुलते हुए नीना देखती है और उसकी तरफ चली जाती है। तभी सोफिया आके नीना को रोकती है और जब ये लोग अंदर जाते हैं तो सामने वही बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर इतना बड़ा बर्तन यहाँ क्या कर रहा था। वहाँ रखी फोटो से पता चलता है कि उस बड़े से बर्तन में पोटैटो सूप बनाया जाता था। इसके बाद सोफी अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन कुछ तो था जो उसे अजीब सा लगता है। रात में एड्रियन अपनी नॉवल लिख रहा होता है, तभी नाला उसे डिनर के लिए आके बुलाती है और उनके जाने के बाद हम देखते हैं कि टाइपराइटर अपने आप चल रहा होता है। रात में हम देखते हैं कि नीना के पास सोफी सो रही होती है और वो नीना से बाहर चलने के लिए कहती है और नीना अपनी माँ को फॉलो करते हुए बाहर जाती है। जब वो देखती है कि उसकी माँ एकदम से गायब हो जाती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद सोफी उससे पीछे नजर आती है और नीना को उसे फॉलो करने के लिए कहती है। सोफी अपनी आंख अजीब तरीके से मूव करती है। दरअसल वो असली सोफी नहीं बल्कि एक शैतान है जो नीना को अपने साथ ले जा रहा था। वो उसे घर के बाहर उसी प्लांटेशन की तरफ लेके जाता है। इधर कमरे में नाला की आंख खुलती है और वो अपनी बहन को उस वेयर हाउस की तरफ जाता हुआ देखती है। इधर हम देखते हैं कि सोफी एड्रियन की नॉवेल के लिए ड्राइंग्स बना रही होती है। तभी वहाँ नाला घबराई हुई आती है और सोफी और एड्रियन को बताती है कि नीना वेयर हाउस की तरफ जा रही है। इधर हम उस शैतान की चेहरे की खाल को टूटता हुआ देखते हैं और वो नीना को उस वेयर हाउस में ले आया था, जिसके बाद वो गायब हो जाता है। तभी उस बर्तन में आग लग जाती है और नीना देखती है कि उस बर्तन में आलू उबल रहे होते हैं, जिससे एक डरावना सा बच्चा बाहर आता है जिसका शरीर पूरी तरह जल चुका था और उसके शरीर की खाल उतरी हुई थी। ये देखकर डर के मारे नीना का पैर फिसल जाता है, जिसके बाद वो बच्चा नीना को खींचता हुआ उस बर्तन की तरफ ले जाता है। नीना की चीख उसके माता पिता को सुनाई देती है और वो वेयर हाउस की तरफ आते हैं, लेकिन वहाँ से नीना गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर सोफी बिल्कुल टूट जाती है। ये लोग नीना को ढूंढने की हर कोशिश करते हैं, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। अगले दिन एड्रियन सोफी को उस घर से छोड़कर वापस जकार्ता जाने को कहता है, लेकिन सोफी अपनी बेटी को ढूंढे बिना उस घर से जाने वाली नहीं थी। अब सोफी गांव जाके गांव वालों के जरिए नीना को ढूंढना चाहती थी। सोफी के साथ उसके दोनों बच्चे वाक और दारती भी जाते हैं। ये लोग गांव वाले से पूछते हैं, लेकिन नीना को किसी ने भी नहीं देखा था। तभी नाला एक टॉय शॉप से टॉय खरीदने लगती है। वहाँ बायू एक विसल टॉय खरीदता है, जिसे सोफी तब बजाने के लिए कहती है जब बायू को सोफी की जरूरत हो। सोफी वाक को बच्चों के साथ छोड़कर गांव में नीना को ढूंढने चली जाती है। यहाँ पे वाक को ददंग मिलता है और उन्हें याद दिलाता है कि वो ददंग है जो सोफी के पेरेंट्स के साथ रहा करता था। वाक से ददंग को पता लगता है कि ये लोग उस प्लांटेशन वाले घर में रह रहे हैं, इसीलिए वो वाक को तावीज देता है जो इनकी रक्षा करेगा, क्योंकि वो घर कोई आम घर नहीं है। उस घर में जो भी है वो किसी का भी रूप ले सकता है और बिना उन तावीजों के ये लोग मर सकते हैं। इसीलिए वाक वो तावीज रख लेती हैं और एक पल बाद ददंग गायब हो जाता है। अब रात में सोफी बायू को सुला के चली जाती है। जब बायू के रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और सामने नीना खड़ी थी जो कि ईविल लग रही थी। हम नीना को दीवार पे चलते हुए देखते हैं जो एक पल बाद गायब हो जाती है और वो छत की दीवार से उल्टा लटक रही थी। ये देख के बायू अपनी बहन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गहरी नींद में थी। डर के मारे बायू चिल्लाता है। तब उसके पेरेंट्स आते हैं तो बायू ने बताता है कि उसने नीना को दीवार पे चलते हुए देखा था, लेकिन इन्हें लगता है कि बायू सपना देख रहा था। उसी रात बायू को नीना फिर से घर के नीचे दिखाई देती है जो उसका विसल टॉय लिए हुए थी और वो बायू को उसे फॉलो करने के लिए कहती है। इधर हम देखते हैं कि सोफी ने एड्रियन की नॉवल से रिलेटेड ड्राइंग्स नहीं बल्कि एक बच्चे की ड्राइंग बनाई थी जो बायू जैसा दिख रहा था। ये देखकर डर के मारे ये लोग बायू के रूम में जाते हैं और अब बायू गायब हो चुका था, जिसे ढूंढने के लिए ये लोग बाहर जाते हैं। इधर वाक उस तावीज को पकड़े हुए बैठी थी। तभी वो शैतान वाक पे अटैक कर देता है और उनका गला घोटने की कोशिश करता है और वाक किसी तरह गिरे हुए ताबीज को वापस अपने हाथ में लेती है, जिससे सब कुछ रुक जाता है। इधर वो डीमन चाइल्ड बायू को वेयर हाउस में ले जाता है और उसे हॉन्ट करता है। बायू की चीख उसके पेरेंट्स को सुनाई देती है और इधर वो शैतान बच्चा बायू को भी खींचते हुए उस बर्तन की तरफ लेकर जाता है। और जब एड्रियन और सोफी अंदर आते हैं तो देखते हैं कि बायू गायब हो चुका था। उन्हें बस बायू का टॉय खून से सना हुआ मिलता है। वहीं पे उन्हें वेयर हाउस के नीचे एक तहखाना मिलता है जिसमें ऑफरिंग्स रखी हुई थी, लेकिन इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। एक के बाद एक इनके बच्चे गायब हो रहे थे, लेकिन आखिर वो जाते कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। अपने दोनों बच्चों के खोने के बाद एड्रियन पुलिस को इन्फॉर्म करता है। यहाँ वाक सोफी को पिछली रात हुई घटना के बारे में बताती है कि कैसे उस तावीज ने उनकी जान बचा ली, लेकिन सोफी इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती और वाक को तावीज को उतार देने के लिए कहती है और सोफी उन्हें फेंक देती है।
रात में वही आलू लुढ़कता हुआ सोफी के पास आता है जिसपे बायू ने उस लड़के का चेहरा बनाया था। ये देखकर सोफी अपने बेटे को ढूंढने के लिए बाहर चली जाती है और उसे नीचे बायू और नीना खड़े हुए दिखते हैं जो एक पल बाद गायब हो जाते हैं। उधर वाक के कमरे में वो ईविल बच्चा वाक को नीचे खींच लेता है और उनका बेड हवा में उड़ने लगता है जो एक पल बाद उन पे गिरता है। वाक की चीख सुन के सोफी उसके कमरे की तरफ आती है। यहाँ पे हम उसी शैतानी बच्चे को देखते हैं जो कि काफी डरावना दिख रहा था और वो सीधे अपना हाथ वाक के मुंह में डाल देता है और ये सब सोफी देख लेती है और वो बच्चा सोफी को दूर फेंक देता है। आवाज सुन के वहाँ एड्रियन आता है और वाक के कमरे में जाता है तो वाक नीचे जमीन पे बेहोश पड़ी थी। अगले दिन डॉक्टर इन्हें बताता है कि वाक बोल और चल नहीं सकती। सारे खिड़की और दरवाजे बंद करने के बाद एड्रियन वो चाबी वहाँ की हाउसकीपर दारती को दे देता है और चाबी किसी को भी ना देने के लिए कहता है। यहाँ सोफी एड्रियन से पूछती है कि क्या ये सब करके वो उस बच्चे को घर में अंदर आने से रोक पाएगा, क्योंकि पिछली रात सोफी ने उस बच्चे को खुद वाक के कमरे में देखा था जिसके पूरे शरीर पे छाले थे और उसकी आंखों में नफरत भरी हुई थी। तभी वाक इशारे में लोगों को सोफी की स्केच बुक देखने के लिए कहती हैं जिसमें अभी तक हुई घटनाओं को सोफी ने स्केच किया था और उसमें जो अगली ड्राइंग थी वो नाला की थी, यानी कि अगला शिकार अब नाला बनने वाली है। अब सोफी उन तावीजों को लेने के लिए घर से बाहर जाती है। जब घर के अंदर वो डीमन चाइल्ड सोफी का रूप लेके नाला को फॉलो करने के लिए कहता है और नाला देखती है कि उसकी माँ का चेहरा एक शैतान में बदल जाता है। इधर सोफी को वो तावीज मिल जाती हैं। नाला की चीख सुन के सोफी और एड्रियन आते हैं तो नाला गायब थी। उन्हें घर के नीचे एक तहखाना मिलता है जिसके अंदर ये लोग अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाते हैं। उस तहखाने में ये लोग देखते हैं कि वहाँ कई लाशें पड़ी हुई थी जो कि काफी वक्त से वहाँ पड़ी थी और सड़ चुकी थी और कोई उन लाशों को खाता है। आगे जाने पे इन्हें नाला बेहोश हालत में शैतान के साथ मिलती है और वो शैतान वहाँ की लाशों को जिंदा कर देता है जो सोफी और एड्रियन पे अटैक करने लगती हैं, यानी इन शॉर्ट ज़ॉम्बी। तभी सोफी को उस तावीज की याद आती है और उसकी मदद से सोफी उन लाशों को अपने से दूर रखती है और उस तावीज की मदद से सोफी उस शैतानी बच्चे को भी वहाँ से भगा देती है। अब ये लोग नाला को उस तहखाने से बाहर ले आते हैं। अब वाक इशारे से ददंग का नाम बता के इन लोगों को उसके पास जाने के लिए कहती है। अब सोफी ददंग से पूछती है कि आखिर उसके माँ बाप गायब कैसे हुए और यहाँ आता है एक ट्विस्ट। ददंग सोफी को बताता है कि दरअसल उसके माँ बाप गायब नहीं हुए बल्कि सोफी के माता पिता पशुगीहन में दिए गए सेक्रीफाइस के शिकार बन गए। ये सुन के सोफी को विश्वास ही नहीं होता और यहाँ ददंग इन्हें भूतकाल में हुई पूरी घटना के बारे में बताता है कि सोफी के माता पिता की जिंदगी काफी मुश्किल थी। वो अक्सर खाने के लिए फसल जुटा नहीं पाते थे और जो थोड़ी बहुत आलू की फसल होती भी थी वो आलू भी सड़े हुए होते थे और वही आलू सोफी के माँ बाप को जिंदा रहने के लिए रोज खाने पड़ते थे। इसीलिए सोफी के माँ बाप ने डेविल से डील करी और पशुगीहन का रिचुअल परफॉर्म किया जिसके लिए वो लोग कोई भी सेक्रीफाइस देने को तैयार थे। लेकिन पशुगीहन को करने के लिए 3 शर्तें थी। पहला कि सोफी के माँ बाप को शैतान की पूजा जिंदगी भर करनी होगी, दूसरा कि उन्हें एक्सेप्ट करना होगा कि शैतान उनके घर में रहता है और तीसरा कि उन्हें उस शैतान को खाने के लिए इंसानी मांस देना होगा। इसीलिए गाँव के एक इंसान ने अपने बेटे को एज अ सेक्रीफाइस दे दिया क्योंकि सोफी के माँ बाप ने उसे काफी पैसे दिए थे और उस गाँव वाले का बेटा डिसेबल था और इसी चीज से वो गांव वाला शर्मिंदा था, इसीलिए उसने उसे ऐसा सेक्रीफाइस दे दिया। जिसके बाद सोफी के माँ बाप ने उस बच्चे को शैतान को दे दिया और उस बच्चे का मांस खुद भी खाया ताकि वो शैतान के साथ एक हो सके। और पशुगीहन के इस रिचुअल को करने के बाद सोफी के माँ बाप अमीर हो गए, लेकिन उन्हें डर था कि सोफी भी इसका शिकार हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने वाक को सोफी की देखभाल करने के लिए उसे दे दिया। लेकिन इस चीज ने शैतान के गुस्से को भड़का दिया और वो एक सैक्रिफाइस की मांग तब तक करता रहा जब तक एक छोटा बच्चा उसका विक्टिम नहीं बन गया। इन सब के बाद सोफी के माँ बाप को अपने किए का पछतावा था और उन्होंने इस जादू को रोकने का फैसला कर लिया और शैतान से की गई डील अगर तोड़ी जाती है तो उनकी जिंदगी पे मौत मंडराएगी। और इसीलिए सोफी के माँ बाप गायब नहीं हुए थे बल्कि उस पशुगीहन के शैतान ने उन्हें मार डाला था, जिसके बाद वो वापस नर्क में चला गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर वो वापस नर्क में चला गया तो उस बच्चे का भूत अभी भी घर में घूम क्यों रहा है, जिसपे ददंग उन्हें एक रिचुअल परफॉर्म करने के लिए कहता है और उस बच्चे की आत्मा से डायरेक्ट कांटेक्ट करने के लिए कहता है। जिसके बाद ददंग अपनी डायरी देता है। अब ये लोग ददंग का बताया रिचुअल परफॉर्म करते हैं। रिचुअल करते ही वो बच्चा वहाँ आ जाता है, जिससे सोफी अपने बच्चों को लौटाने के लिए कहती है। लेकिन क्योंकि सोफी के माँ बाप ने उस बच्चे को एज अ सेक्रीफाइस दिया था, जिस वजह से वो भटक रहा है। लेकिन अगर सोफी को उनके बच्चे चाहिए तो उसे उस डीमन चाइल्ड की माँ को उसके पास लाना होगा,
जिससे सब कुछ वापस बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि उस बच्चे की माँ आखिर है कौन, क्योंकि सोफी और एड्रियन को नहीं पता कि उसकी माँ कौन है। और अगर ऐसा नहीं किया तो वो शैतानी बच्चा आज रात इस पूरे परिवार को मार डालेगा। इधर वो शैतानी बच्चा ददंग को हॉन्ट करता है जब ददंग अपनी ही वाइफ को मरा हुआ पाता है, जिसे उस डीमन चाइल्ड ने जान से मार दिया था। जिसके बाद वो बच्चा ददंग के सीने में हाथ घुसा के उसका दिल निकाल लेता है और उसे भी जान से मार देता है। इतना सब कुछ होने के बाद अब सोफी वाक से वहाँ हो रही घटनाओं के बारे में पूछती है, जब वाक इशारे से उसे तावीज को उनके मुंह में रखने के लिए कहती है, जिसके बाद उनके गले में फंसी चीज बाहर आ जाती है। वाक सोफी को बताती है कि ददंग ने उन्हें बताया था कि उस बच्चे की माँ हर हफ्ते ऑफरिंग देती है ताकि वो अपने बच्चे के बदले से बची रह सके। वो ऑफरिंग ही उसकी माँ को बचाती आ रही है और उसकी ऑफरिंग की वजह से वो बच्चा भटक रहा है, और अगर उस ऑफरिंग को नष्ट कर दिया जाए तो उसकी माँ भी खत्म हो जाएगी। जिसके बाद सोफी वाक को लेके वेयर हाउस में जाती है जहाँ उसने ऑफरिंग देखी थी, लेकिन अब वहाँ नई ऑफरिंग्स रखी थी, यानी कि इनके घर में कोई आया था, लेकिन कौन। इधर वो डीमन चाइल्ड सोफी के रूप में आके एड्रियन और नाला को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो एड्रियन और नाला से उनकी तावीजें उतरवा देता है। जिसके बाद वो उन्हें तहखाने में ले जाता है जहां वो अपने असली रूप में आता है। अब जान बचाने के लिए एड्रियन अपनी बेटी को लेके वहां से भागता है, लेकिन वो डीमन चाइल्ड इनका रास्ता रोकता है और सारी लाशें जिंदा होकर इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ बढ़ती हैं। अब एड्रियन को वहाँ एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर वो नाला को लेके चला जाता है और हम देखते हैं कि वो डीमन चाइल्ड इनका पीछा कर रहा था। इधर सोफी उस ऑफरिंग वाले तहखाने को जला देती है और मेन ऑफरिंग को अपने साथ घर के अंदर लेकर आती है। जब सोफी को पता चलता है कि वो डीमन चाइल्ड एड्रियन और नाला को लेकर तहखाने में गया है तो सोफी उन्हें बचाने के लिए वहाँ जाती है। हम देखते हैं कि एड्रियन और नाला एक जगह जाके फंस गए थे क्योंकि आगे का रास्ता बंद था। तभी टाइम पे वहाँ सोफी आ जाती है और उस डीमन चाइल्ड को बताती है कि वो जानती है कि उसकी माँ कौन है। जिसके बाद वो उस औरत की मेन ऑफरिंग जला देती है जिससे वो बच्चा बंधा हुआ था और वहाँ की सारी लाशें गायब हो जाती हैं और वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद इनका पूरा परिवार पोटैटो प्लांटेशन में बायू और नीना को ढूंढने लगता है क्योंकि इन्होंने ठीक वैसा कर दिया था जैसा उस डीमन चाइल्ड ने कहा था। जिसके बाद इन्हें अपने दोनों बच्चे उसी प्लांटेशन में मिलते हैं। सोफी और एड्रियन अपने परिवार को लेके उसी वक्त उस घर को छोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन गांव वालों को वही बड़ा सा बर्तन बीच में रखा हुआ मिलता है। इन सारी घटनाओं को एड्रियन ने अपनी नॉवल में लिखा था जिसका इंटरव्यू प्रेस ले रही थी। लेकिन जब एड्रियन से पूछा जाता है कि क्या वो डीमन चाइल्ड अभी भी उस घर में है तो एड्रियन जवाब देता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि उस घर से सही सलामत उसकी फैमिली का निकलना एक तरह से चमत्कार है। लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ का लेसन सीख लिया है कि हमारी दुनिया के विपरीत भी एक दुनिया है जो कि हमारे करीब ही चलती है। एंड सीन में हम उस वेयर हाउस में रखे बर्तन से एक औरत को निकलता हुआ देखते हैं और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर उस बच्चे की माँ कौन थी और असल में हुआ क्या था। तो मैं आपको बता दूं कि उस बच्चे की माँ और कोई नहीं बल्कि उसी घर की हाउस कीपर दारती थी। दारती ने ही अपने पैरालाइज्ड बच्चे को सोफी के माँ बाप को सैक्रिफाइस करने के लिए दे दिया था क्योंकि उस काम के लिए उसे काफी सारे पैसे मिले थे और अपने बच्चे की आत्मा से बचने के लिए वो आज तक ऑफरिंग देती आई है। और उस ऑफरिंग के जलते ही उस बच्चे ने अपनी माँ को यानी कि दारती को जान से मार दिया। दोस्तों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि ददंग ने जो तावीज वाक को दिए थे वो उसी बच्चे के खून से बनी थी, इसीलिए वो इन्हें बचाती आ रही थी। अब आपके मन में एक सवाल और होगा, ददंग ने खुद सोफी और एड्रियन की मदद रिचुअल में क्यों नहीं करी? वो इसलिए क्योंकि सोफी के माँ बाप को जिसने वो रिचुअल करना सिखाया था वो आदमी और कोई नहीं बल्कि ददंग था और ददंग वो रिचुअल परफॉर्म नहीं कर सकता था क्योंकि वो बच्चा उन सभी लोगों को मारना चाहता था जिन्होंने उसका सैक्रिफाइस देने के लिए वो रिचुअल किया था और ददंग उन्हीं में से एक था। दोस्तों, नो डाउट ये मूवी काफी अच्छी है। इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है और इसकी लाइटिंग इसके एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा डरावना बनाती है। लेकिन इस कहानी में कई प्लॉट होल्स हैं, जैसे कि उस बच्चे ने 20 साल इंतजार क्यों किया ददंग को जान से मारने के लिए जबकि वो उसे पहले ही मार सकता था। इस पूरी कहानी में वायु भूतों को देख सकता था लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता और जब उसने पहली बार उस बच्चे की आत्मा को घर में देखा था जिसे देखने के बाद वो डर कर चिल्लाया था तो उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं दी जबकि उसकी बहन नीना बगल वाले कमरे में ही थी। यहाँ एक चीज मुझे और अजीब सी लगी कि जब सोफी और एड्रियन की पहली बच्ची यानी कि नीना गायब हुई थी तो इन्होंने दोनों बच्चों को अपने साथ क्यों नहीं रखा
बल्कि इन्होंने उन्हें अलग कमरे में सोने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ अपनी नॉवेल को पूरा करने के लिए। अब आता है सवाल कि क्या उस बच्चे के आत्मा को शांति मिली या अब भी वो उस घर को हॉन्ट करता है। मेरे हिसाब से उस बच्चे ने अपना बदला पूरा कर लिया और एंड सीन में जिस औरत को हमने उस बर्तन से बाहर आते देखा था वो ही दाड़ती थी। यानी कि ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा और अब दाड़ती उस जगह को हॉन्ट करेगी। तो दोस्तों अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि वो घर फ्री हो चुका है या अब भी वहाँ कोई है जो उसे हॉन्ट करता है। दोस्तों ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन इंडोनेशियन हॉरर मूवी रूमा केंतांग को लेकर, यानी कि द पोटैटो हाउस। उम्मीद करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।